एक गांव में कम उम्र की लड़की बहुत से लड़कों से मोहब्बत कर बैठती है और इस नादान मोहब्बत का ऐसा अंजाम होने वाला था कि आप अगर इस कहानी को सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है यूपी की और इस कहानी ने यूपी को हिला कर रख दिया था। यूपी के लखनऊ में एक छोटा सा गांव पड़ता है। उसी गांव में एक बाबूलाल नाम का एक आदमी रहता था। ये कहानी बाबूलाल के परिवार की कहानी है। बाबूलाल की शादी पास के गांव में ही एक रुकमा नाम की एक महिला थी, उससे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रुकमा की शादी पहले हो चुकी थी लेकिन उसका पति मर चुका था। रुकमा की पहली शादी से ही एक बेटी उसे प्राप्त हुई थी जिसका नाम तन्नू था। लेकिन रुकमा बाबूलाल से दूसरी शादी कर लेती है और वह अपनी बेटी को बाबूलाल के घर लेकर आ जाती है और वे साथ में ही खुशी खुशी रहते हैं। धीरे धीरे सब कुछ सही चलता है। बाबूलाल और रुकमा के दो बच्चे और होते हैं। एक का नाम, जो लड़की होती है उसका नाम आस्था होता है और जो लड़का होता है उसका नाम अनूप होता है। गांव में ही मजदूरी करता था बाबूलाल, जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता था। लेकिन उस पैसों से उसके बच्चे और उसके परिवार का पालन पोषण नहीं होता। तो बाबूलाल ने ठान ली थी कि वह शहर जाकर वहाँ कमाएगा और अच्छी आमदनी कमाकर अपने घर की स्थिति को सही करेगा। वो ये चीज़ रुकमा को कहता है तो रुकमा मान जाती है और दोनों अपने बच्चों को लेकर शहर चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसकी 13 साल की बेटी जिसका नाम तन्नू था उसको वहीं गांव में ही छोड़ देती है अपने चचेरे दादा दादी के पास, ये कहकर कि तुम अपने दादा दादी का ख्याल रखना, तुम होशियार हो। जी हाँ दोस्तों, ये कहकर बाबूलाल और रुकमा अपने दो बच्चों को लेकर शहर की तरफ कमाने निकल जाते हैं। शहर में जाकर बाबूलाल मिस्त्री का काम करता है। एक दिन उसे रुकमा कहती है कि क्यों ना मैं घर पर बैठी रहती हूँ, मैं भी आपके साथ आपका हाथ बटाऊं और आपके साथ काम पे चलूँ, जिससे हमारी आमदनी बढ़ेगी और 2 पैसे आएंगे तो हमारे काम में ही आएंगे। रुकमा ऐसे कहती है बाबूलाल को, तो बाबूलाल इस चीज़ को मान जाता है और रुकमा को भी अपने साथ काम पर ले लेता है। बाबूलाल के पास ही रुकमा भी मजदूरी करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, शहर में आए हुए बाबूलाल और रुकमा को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में उनको बच्चों का पालन पोषण और घर की आमदनी और खर्चा वगैरह जो भी था वो बहुत अच्छी तरीके से चलने लगा था। और अच्छी स्थिति होने के कारण एक दिन रुकमा ने बाबूलाल को कहा, क्यों ना तन्नू को भी अपने पास ही बुला लेते हैं, यहीं बुलाकर हम स्कूल में यहीं दाखिला दिला देंगे और वो भी हमारे हाथ बटाया करेगी और हमारा घर का कामकाज कर लेगी और हम अपने काम पर जा सकते हैं आराम से। ये कहकर रुकमा बाबूलाल को मना लेती है। जी हाँ दोस्तों, बाबूलाल इस चीज़ के लिए मान जाता है और तन्नू को शहर में अपने पास बुला लेता है। बाबूलाल शहर के स्कूल में ही उसका एडमिशन करा देता है। अब वो अप्रैल का महीने में एग्ज़ाम देकर वह 7वीं क्लास से 8वीं क्लास में प्रवेश कर जाती है। एक दिन रुकमा की बेटी तन्नू कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे किताबें लाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। लेकिन उस पर बाबूलाल कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद लेकर आपके लिए किताबें लेकर आ जाऊंगा। मैं नहीं ला पाया तो आपकी माँ आपके लिए किताबें लेकर आ जाएगी। बाबूलाल ऐसे ही कहते ही तन्नू मान जाती है। रोज़ की तरह बाबूलाल और उसकी पत्नी रुकमा काम पर चले जाती है और जब शाम को छुट्टी का टाइम होती है तो रुकमा कहती है बाबूलाल से कि मुझे किताबों के पैसे दे दीजिए, अपनी बेटे के लिए मैं किताबें लेकर आ जाऊंगी। बाबूलाल अपनी जेब में से पैसे निकाल कर दे देता है और रुकमा शहर में जाकर उसके लिए किताबें लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। जब वह अकेली घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके 2 बच्चे घर पर है, जबकि उसकी बड़ी बेटी तन्नू घर पर है ही नहीं है। वो डर जाती है, वो ढूंढती है और जैसे ही वो छत पर जाती है तो देखती है कि
बेहोश की अवस्था में तन्नू बिना कपड़ों के वहाँ पड़ी है। जैसे ही रुकमा इस स्थिति को देखती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो जो चीज़ देखती है, अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही चीज़ करता और वो भी डर जाता। रुकमा की आवाज़ सुनकर मकान मालिक दौड़कर आता है और जल्दी से जल्दी उसको उठाकर उसको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते। जी हाँ दोस्तों, अब रुकमा की बेटी, जो बड़ी बेटी थी वो तन्नू, वो मर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल, जो कि बेटी का बाप था, वो ये खबर सुनकर दौड़ा चला आता है अस्पताल में। और जब ये चीज़ उसको पता पड़ती है कि अपनी बड़ी बेटी मर चुकी है तो वो भी फूट फूट कर रोने लगता है और दोनों पति पत्नी और उसका परिवार फूट फूट कर रोने लगते हैं। और दोस्तों वो क्यों ना रोए, क्योंकि उसकी एक बड़ी बेटी मर चुकी थी। इसी बीच कोई व्यक्ति होता है जो पुलिस वालों के पास कॉल कर देता है। मौका पर ही पुलिस आ जाती है और कार्रवाई के लिए उनको कहती है। जी हाँ दोस्तों, बाबूलाल और रुकमा को कार्रवाई के लिए कहती है, लेकिन वह रुकमा और बाबूलाल साफ साफ मना कर देते हैं कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करनी है, जो जाना है वो जा चुका है और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी के चक्कर में हम थाने या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। तो इसलिए साफ साफ वे इनकार कर देते हैं कि हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। कार्रवाई नहीं होने का मतलब था कि ना तो बॉडी का पोस्टमार्टम होना था और ना ही कुछ चेकअप होना था। लेकिन इसी बीच डॉक्टर उसको बॉडी का चेकअप करते हैं और बॉडी को उनको देने के लिए उस पर जांच पड़ताल करते हैं। तभी ऐसी घटना सामने आती है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर्स को लगता है कि एक मर्डर केस है और डॉक्टर को ऐसे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये रेप का मामला भी हो सकता है। इसी के चलते वे पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। जब पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं तो ये बात धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच जाती है और मीडिया इस बात को बड़ा चढ़ाकर बताती है। मीडिया तक बात पहुंचने पर पुलिस वालों पर दबाव पड़ने लगता है। फिर पुलिस वाले कार्रवाई चालू कर देते हैं बिना किसी परमिशन के, क्योंकि ये एक रेप मामला लग रहा था और इस मैटर में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वे जांच पड़ताल चालू कर देती है। जांच पड़ताल में सबसे पहले मकान मालिक को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि घर में कौन आया था। जवाब में मकान मालिक कहता है कि घर में बाहर से तो कोई नहीं आया है, घर वाले ही बाहर और बाहर से अंदर आते हैं। पूछताछ के बाद तन्नू के माँ बाप रुकमा और बाबूलाल को बुलाया जाता है। दोनों को पूछताछ करी जाते हैं तो वो बोलते कि हम हमेशा की तरह काम पे जाते थे और हम जब किताब लेकर अपनी बेटी के पास गए तो वे मर्द मिली। लेकिन पूछताछ के दौरान रुकमा और बाबूलाल पर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं शक होता है पुलिस वालों को। तो फिर पुलिस वाले दूसरे तरीके से उगलाने की कोशिश करते हैं और उनको रिमांड पर चढ़ाया जाता है। रिमांड पर चढ़ाने के बाद वे सब कुछ सच सच उगल देते हैं और ये सच ऐसा था कि आप भी सोचकर दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना था कि जब हम यहाँ आ गए थे तो जो तन्नू थी वो काफ़ी सारे लड़कों से बात करती थी, लेकिन हमने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया क्योंकि हम सोचते थे कि बच्ची है, बच्ची संभल जाएगी, लेकिन नहीं संभली थी, जिसके चलते वह दिन ब दिन बिगड़ने लग गई थी। और उसको शहर बुलाने के बाद वह शहर में भी रोजाना की तरह अलग अलग लड़कों, अलग अलग मर्दों से बातें करती थी। छोटी सी उम्र में वह अलग अलग लड़कों से मोहब्बत कर बैठी थी, जिसके चलते वो उसके माँ बाप परेशान थे। एक दिन वह जब बात कर रही थी किसी लड़के से तो उसकी माँ रुकमा ने उसे बात करते हुए पकड़ लिया था और उसकी खूब पिटाई की। पिटाई में तन्नू कहती है कि अब से आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर बार की तरह उसकी माँ उसको बार बार पकड़ती थी, उसका फ़ोन भी छीन लेती थी, पर नए नए फ़ोन पता नहीं कहाँ से लेकर आती थी और रोज़ की तरह वह बातें करती थी। और उसकी माँ कई बार उसे पकड़ चुकी थी और हर बार उसका यही कहना था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जब रुकमा को लगा कि बात हाथ से निकलती जा रही है तो दोस्तों वो बाबूलाल को बताती है
और बाबूलाल और रुकमा दोनों एक साजिश रचते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दिन जब तन्नू अपने कमरे में सो रही थी तो रुकमा और बाबूलाल उसके कमरे में अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद रुकमा उसके हाथ पकड़ लेती है और वहीं उसका पिता बाबूलाल उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कहानी कम उम्र में मोहब्बत करने की, और उसको कम उम्र में लड़कों की हवस में पड़ने पर उसका अंजाम ऐसा हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, यह बस मैं अपनी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। आपको सतर्क और सावधान रहने के लिए ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये एक सच्ची घटना है, दिल देने वाली सच्ची घटना। तो आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते ऐसी धमाकेदार अगली कहानी में, तब तक लीजिए।